लेकिन कुछ मेरे भाइयों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन अब पेपर नहीं रहा, ऐसे में मैं 3 से 4 महीना और शेष बचा है। 3 से 4 महीना में हम कैसे बचे हुए सिलेबस को कैसे हम पूरा करें, कैसे कवर करें। और तो और हम कहीं कोचिंग भी नहीं किए हैं। जैसे 8वीं ब्रह्म क्लास 8 में यदि पढ़ रहे हो और कहीं कोचिंग नहीं आप किए हो तो कोई बात नहीं, बेहिचक होकर आप मेरा पूरा के पूरा वीडियो देखिए। और एक बात याद रखिए, जो भी नोट्स से जो देख रहे हैं आप, ये कितना सुंदर नोट्स है। आप यदि ये चाहते हैं, सब ये नोट्स लेना चाहते हैं, देख रहे हैं लिंग प्रतिकूल, जितना भी आप नोट्स से लेना चाहते हैं सब के सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। बस आप क्या कीजिए, कॉल मत करना यार, दिक्कत होता है। बस तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कीजिए 821095 821095 3005। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो ये पूरा आपके पास शेयर कर दिया जाएगा, भेज दिया। यही नोट्स हूबहू यहीं भेज दिया जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना होगा। और दूसरा बात कि आप इसमें हम जितने हम परिभाषा बताएंगे उन परिभाषाओं को क्या करना होगा, अपने मन से एक बार लिखने का प्रयास करो। एक बार अपने मन से लिख लोगे ना, और मेरे कहे हम जो भी कहते हैं ना, उन सभी बातों को ध्यान में यदि रख लेते हो, समझ लेते हो, वैसे भी हम भोजपुरी स्टाइल में पढ़ाते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ ही जाता है। और उसके बाद फिर भी आपको डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में, आपके लिए पूरा कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और जिस विषय पर आप कहना चाहते हैं कि इस विषय में हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है विषय, वो उस विषय का नाम लिखिए, हम उसी पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बाबू। पाठ नंबर आपका जैसे कि पाठ नंबर 3 है। 3 जनसंख्या घनत्व संगठन होता है, जनसंख्या संगठन। पाठ नंबर 3 आपको पता है विश्व भूगोल में 2 भूगोल है, एगो भारत का भूगोल, एगो विश्व के भूगोल। तो हम विश्व के भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। विश्व के भूगोल में 2 पाठ हम खत्म कर चुके हैं, तीसरा पाठ में आ चुके हैं। इसका नाम होता है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में आप क्या पढ़ोगे, जनसंख्या संगठन क्या होता है, जनसंख्या संगठन कितने रूप हो सकते हैं, इसमें लिंग अनुपात कितना है। लिंग अनुपात में भी देखोगे 2 प्रकार आता है, प्रतिलिंग, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। उसके बाद से देखोगे लिंग पिरामिड क्या होता है। भारत में जनसंख्या यदि देखें लिंग अनुपात की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में है, किस देश में कितना है, सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, ये सब आपको बारीकी से बताया जाएगा, ठीक ना। तो आप अंत तक बने रहो, हम शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियो को, सभी बातों को बता रहे हैं। देखो ये है बात जनसंख्या संगठन का। तो जनसंख्या संगठन क्या होता है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन विशेषताओं का वर्णन करता है जिसमें आयु मतलब उम्र, लिंग मतलब स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो, लिंग का विशेषण, निवास का स्थान, जनजाति, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ बता सकते हैं भूगोल की वैसी शाखा जिसमें लिंग, जनसंख्या, आयु, निवास स्थान, जनजाति, भाषा, धर्म, साक्षरता इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, तो उसी को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो जनसंख्या संगठन क्या है, एक प्रकार के भूगोल का एक शाखा है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो बताओगे आयु मतलब उम्र के बारे में, लिंग के बारे में, निवास स्थान के बारे में, जनसंख्या के बारे में, जनजाति के बारे में, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषता इत्यादि के बारे में जब पढ़ाई लिखाई करोगे ना, तो उसी को हम बाबू कहते हैं जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो आपको समझ में आया जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो जनसंख्या संगठन ऐसी ब्रांच है जिसमें आयु, लिंग, निवास स्थान, साक्षरता इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसी को जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों आता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं केवल नगरीय जनसंख्या की बात करो और ग्रामीण के छोड़ दो, या फिर ग्रामीण की बात करो नगरीय के छोड़ दो, दोनों हम स्टडी करेंगे। गाँव के बारे में भी पढ़ेंगे और नगर के बारे में पढ़ेंगे। बस अंतर इतना होता है, बस आपको बता दें अंतर इतना होता है कि गांव का रहन सहन अनुकूल वातावरण के अनुसार होता है, और शहर का जो वातावरण होता है थोड़ा सा अपर लेवल में होता है। अपर लेवल का मतलब ये होता है कि वहाँ के वातावरण में देखोगे तो प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा होता है गांव की अपेक्षा, और वहाँ के देखिएगा तो जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होता है, गाँव में हमारा कम होता है। और हमारे यहाँ गाँव में क्या होता है, शांत वातावरण मिलता है, वहाँ हमेशा दिन भर चलबे करता है गाड़ी, रतियों में चलता है, पूँक पाएँ भोंक भाए बजाता रहता है। इसका मतलब रात में भी वातावरण वहाँ शांत नहीं रहता है। इन सब के बारे में जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा जाता है। जब किसी देश में लिंग अनुपात कम हो, यानी पुरुषों का अनुपात स्त्रियों की जनसंख्या कम हो, तो इस स्थिति को प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं। देखो अगर आपसे पूछा जाए स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या होता है, तो यहाँ हम आपको बता दें सबसे पहले कि लिंग अनुपात क्या होता है। देखो यहाँ परिभाषा लास्ट में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम बाबू यहीं बता देते हैं लिंग अनुपात क्या होता है। परीक्षा में पूछे लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनो। लिंग अनुपात का मतलब होता है लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर किसी विशेष क्षेत्र में, मान लो ये हमारा पूरा एरिया हो गया, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में 1000 लोगों पर
1000 लोगों पर जितना महिला पाई जाती है उसी को हम लिंग अनुपात कहते हैं। क्या समझा? किसी विशेष क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर जितना महिला की संख्या पाई जाती है उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात पुरुष और महिला के अंतर को बताता है। किसी क्षेत्र में लिंग अनुपात हाई होता है, किसी में लो होता है। तो जिस क्षेत्र में लिंग अनुपात कम होता है इसका मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में महिला की संख्या कम है, और किसी क्षेत्र में लिंग अनुपात ज़्यादा होता है इसका मतलब कि उस क्षेत्र में महिला की संख्या ज़्यादा है, पुरुष की संख्या कम है। तो लिंग अनुपात की परिभाषा याद रखो। किसी विशेष आपसे परीक्षा में देखो, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इसे इधर उधर नाकुर नाकुर मत करो, पूछेगा परीक्षा में कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो मेरी जान ध्यान से सुन लिखना, किसी विशेष क्षेत्र में 1000 पुरुष पर जितना महिला पाई जाती है उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। सिंपल बात है। तो ब्लू पॉइंट लिख देना एक लाइन छोड़कर कि लिंग अनुपात पुरुष और महिला के बीच का अंतर बताता है। जिस क्षेत्र में लिंग अनुपात ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में महिला की संख्या ज़्यादा और पुरुष की संख्या कम होता है, और जिस क्षेत्र में लिंग अनुपात कम होता है उस क्षेत्र में महिला की संख्या कम और पुरुष की संख्या ज़्यादा होता है। बुझा ना? बहुत बढ़िया। तो अब देखो, अब लिंग अनुपात भी दो प्रकार के होता है। एक होता है प्रतिकूल लिंग अनुपात, एक होता है अनुकूल लिंग अनुपात। तो प्रतिकूल लिंग अनुपात और अनुकूल लिंग अनुपात देखो, प्रतिकूल लिंग अनुपात का मतलब होता है जब लिंग अनुपात कम हो, अनुकूल लिंग अनुपात का मतलब होता है जब लिंग अनुपात ज़्यादा हो। तो लिंग अनुपात जब ज़्यादा होगा तो क्या समझा कि मौजा मौगी सब ज़्यादा बड़े सन, मर्दा कम बड़ा सन। अनुकूल लिंग अनुपात में क्या होता है? महिला ज़्यादा होती है, पुरुष कम होते हैं। अब प्रतिकूल लिंग अनुपात में क्या होता है? महिला कम होती है, पुरुष ज़्यादा होते हैं। तो प्रतिकूल लिंग अनुपात और अनुकूल लिंग अनुपात समझा? तो यहाँ देखो परिभाषा लिखा गया है, जब किसी देश में लिंग अनुपात कम हो, यानी पुरुषों की अनुपात में स्त्री की संख्या कम हो, मतलब पुरुष की अपेक्षा स्त्री की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति को प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं। क्या समझा? जब किसी क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिला की संख्या कम हो तो उसे हम स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ परिभाषा लिखा गया है। और भी यहाँ याद रखना, ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। अब यहाँ से आपको कारण बताना होगा, ऐसी कौन से रीज़न है कि महिला की संख्या दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। यहाँ ध्यान से समझना। ये तो समझ लिया लिंग अनुपात दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिकूल एक होता है अनुकूल। प्रतिकूल में क्या होता है? महिला कम होगी और अनुकूल में महिला ज़्यादा होगी। तो आपसे पूछेगा कि हमारे समाज में महिला की संख्या दिन पर दिन कम होता जा रहा है, होते जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न बताएगा। ये रीज़न में ना बिहार बोर्ड की बात करोगे तो 2 नंबर में आता है, महिला की स्थितियों पर टिप्पणी करें। तो महिला की स्थिति आज के ज़माने में देख रहे हो कि दिन पर दिन हर एक इंसान चाह रहा है कि हमारे घर बेटा पैदा हो, बेटी बहुत कम लोग चाह रहे हैं। और तो और देखोगे कि भ्रूण हत्या के दौरान क्या किया जाता है कि लिंग परीक्षण करके बेटी को गर्भ में मार दिया जाता है, उसी को भ्रूण हत्या कहते हैं। इन सब कारणों से क्या होता है? हमारे समाज में लड़कियों की कमी होगी। जब लड़की की कमी होगी इसका मतलब क्या? उस क्षेत्र में महिला की कमी हुई, महिला कमी हुई तो इसका मतलब क्या होगा? प्रतिकूल लिंग अनुपात होगा। और जब महिला की संख्या ज़्यादा होगा तो अनुकूल लिंग अनुपात होगा। तो यहाँ कारण क्या पूछ रहा है? प्रतिकूल लिंग अनुपात के कौन सी रीजन बा? तो बताइबो भ्रूण हत्या होता है तो लड़कियों को मार दिया जाता है। तो बताओ, अपने मन से सोचो, जब लड़कियों को मारोगे तो उस क्षेत्र में महिला की कमी होगी कि नहीं होगी? जब महिला की कमी होगी तो उस क्षेत्र में क्या होगा? प्रतिकूल लिंग अनुपात होगा। प्रतिकूल का मतलब घटता महिला। दूसरा, निम्न सामाजिक स्तर, मतलब समाज में जो लोगों का सोच है ना बहुत घटिया है। लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में लड़की यहाँ से वहाँ तक जाए, हमारे घर से कोई बाहर निकले। लोगों की सोच बहुत बुरा है। घरेलू हिंसा, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ऐसा हमारे समाज में आदमी पाया जाता है जो गरीब घर की बेटी कहीं शादी कर दिया जाता है, तो उस घर के इंसान जहाँ शादी हुआ है तो वहाँ दान दहेज अच्छा से नहीं मिलता है ना, तो वो घर वाला उस लड़की को, उस औरत को मार देता है दान दहेज की वजह से। तो घरेलू हिंसा, घर में ही लोग लड़कियों को मार देते हैं। दूसरा बताओ अगला कि शिक्षा की अनुपलब्धता, मतलब शिक्षा हमारे क्षेत्र में बहुत कम है जिसकी वजह से हम लड़कियों को उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, इसलिए भी लड़की कम दिन पर दिन होती जा रही है। पुरुषों का अभाव, पुरुषों का प्रभाव, औरतों के ऊपर पुरुषों का कुछ प्रभाव है जिसकी वजह से यहाँ भी स्त्रियों का निम्न दशा देखी जा रही है। तो ये 4-5 को कारण बता देना बाबू। अगर पूछे कि हमारे समाज में स्त्रियों की भूमिका बहुत कम है, हमारे समाज में स्त्री की संख्या दिन पर दिन कमी होती जा रही है, आखिर क्यों? तो ये 5 को कारण बता देगा बाबू। या फिर ऐसे आपसे पूछेगा कि प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या रीजन बताइए, तो यहीं से बताएगा। ओके मेरे जान, समझ लेगा। आगे देखो, इसके बाद आपसे पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयु संरचना क्या होता है? आयु संरचना समझते हो क्या होता है? हेडिंग हम देखते हैं, देखिए, आयु मतलब उम्र। आयु संरचना क्या होता है? आयु संरचना क्या होता है? ध्यान से सुनो, ये हेडिंग हमारा है, देख लो यहाँ हेडिंग यहाँ लिख रखा है। तो आयु संरचना ध्यान से सुनो।
आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या दर्शाती है। यह हमें विभिन्न आयु वर्गों के अंदर देश में मौजूद लोगों की संख्या जानने में मदद करती है। मुख्यतः आयु मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। आयु हमारे देश में, हमारे विश्व के जितने भी देश होते हैं उन सभी देशों में आयु अलग अलग उपलब्धता, मतलब आयु मतलब से उम्र, हमारे विश्व के सभी देशों में अलग अलग उम्र के लोग पाए जाते हैं। उन सभी उम्रों को यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। एक होता है 0 से 15, क्या होता है बाबू 0 से 15, क्या बताएगा 0 से 15। दूसरा होता है 15 से 59, 15 से 59। अगला होता है 59 से पदासीन, क्या बताएगा 59 से पदासीन। पदासीन समझते हो आगे तक रुके न गए, अच्छा रुको आ गया। पहला क्या बताएगा, पहला क्या हुआ 0 से 15 वर्ष। आयु संरचना समझ लिया। आयु संरचना विश्व में जितने भी देश होते हैं उन सभी देशों में लोग पाए जाते हैं, उन सभी लोगों को 3 भागों में आयु को बांटा गया है। पहला भाग का नाम है 0 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, और दूसरा भाग के नाम है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। यहाँ 15, यहाँ 16 से कर देना, चाहे 15 ही रख दो, डॉलर के काम करेगा। 15 तो यहाँ 16 कर दो, क्या दिक्कत है। तीसरा बता देना 60 से अधिक, 60 से अधिक जितना भी होगा सब के सब तीसरा वर्ग में आएगा। तो हमारे विश्व में जितने भी उम्र है उन सभी उम्रों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक होता है 0 से 15 जिसमें पढ़ाई लिखाई लड़का सब करता है। दूसरा होता है 16 से 60 के बीच में, 16 से 59 के बीच में। तो ये होता है एक कार्यशील होता है, इसमें लोग कार्य करते हैं, इसमें अपना योग्यता के अनुसार कोई काम करते हैं। और एक होता है 60 से अधिक, इसमें लोग आराम करते हैं बूढ़े अवस्था में। तो देखो अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आयु संरचना समझ लिया क्या होता है। आयु संरचना मतलब होता है विश्व में जितने भी देश होते हैं उन सभी देशों में जितने भी लोग पाए जाते हैं उन सभी लोगों के उम्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन मिर्जान, 0 से लेकर 15 वर्ष, मतलब 0 साल से लेकर, मतलब आपके टटके भैया लड़का तब से लेकर अब 15 साल तक, जब 10वां कक्षा में चल जाए तब। तो 0 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के पहला वर्ग कहा जाता है। दूसरा 16 साल से लेकर 59-60 साल तक दूसरा वर्ग कहा जाता है। और 60 से अधिक जितना, चाहे बुढ़ाई होगा, चाहे सेंचुरी मरले होगा, चाहे 110, 120 जहाँ तक चल जाओ, तो सब के सब 60 से अधिक मतलब तीसरा वर्ग होता है। अब इसके बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन जितना औकात होगा ना उतना लिखोगे, ठीक है। हम बता रहे हैं 0 से 15 के बारे में। देखो सबसे पहले याद रखना इस वर्ष की उम्र को आश्रित वर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, आश्रित। आश्रित मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले हम हेडिंग डालेंगे 0 से 15, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। 0 से 15 साल के बीच में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं ना, वे सभी बच्चे माता पिता पर आश्रित होते हैं, इसलिए इस वर्ग को हम आश्रित वर्ग कहते हैं। आश्रित मतलब माई बाप पैसा दी तो हुरब और ना दी तो नहीं हुरब। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ग को कौन वर्ग कहोगे, आश्रित, मतलब माता पिता के ऊपर टिके हो। माता पिता पैसा दूगो देंगे तो कुछ खाओगे, नहीं देंगे तो ऐसा ही मुँह चोखा करके बैठे रहोगे। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आश्रित वर्ग। इस वर्ग के उम्र में बच्चे विकास करते हैं, अपना शिक्षा रन करते हैं, अपनी शिक्षा को पूरी करते हैं। इस वर्ग में इतना लिख देना। दूसरा कार बताना, दूसरा वर्ग 60 से 59 वर्ष के बीच में पाए जाने वाले लोग कार्यशील वर्ग कहलाते हैं। कार्यशील का मतलब इनमें जितने भी लोग पाए जाते हैं सब के सब कार्य करने वाले होते हैं, सभी के सभी कार्य करते हैं, मतलब कार्यशील लोग करते हैं। अब इसमें लोग अपना जीवन यापन करने के लिए अपने योग्यता के अनुसार रोजगार को खोजते हैं और अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तीसरा बताओगे 60 से लेकर अधिक, इसमें होता है आरामदायक वर्ग। इसे आरामदायक कहेंगे क्योंकि 60 वर्ष जैसे होता है वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अब वैसी सिचुएशन में क्या होता है, मनुष्य आराम से बैठ के खटिया पर बूढ़ा बुढ़िया के साथ बतियाएगा और आराम से, कोई तो काम है नहीं, आराम से खाएगा पड़ा रहेगा। ये होता है आरामदायक वर्ग। इसमें अपना कार्यशीलता आदमी छोड़कर आराम की ओर प्रस्थान करते हैं। और इसमें देख लेना यहाँ लिखा हुआ है, सब यहाँ से पढ़ सकते हो, नोट्स में यहाँ सब लिखा हुआ है। यहाँ आश्रित जनसंख्या होती है, इसमें बच्चे शामिल होते हैं क्योंकि इस उम्र के अंदर बच्चे विकास के दौर में होते हैं और शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इन्हें हम आश्रित वर्ग कहते हैं क्योंकि यहाँ कार्य नहीं करते हैं। इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने पर देश में शिक्षा सुविधाओं पर खर्चा में वृद्धि होती है। दूसरा हेडिंग है बाबू 15 से लेकर 59 वर्ष। यह वर्ग कार्यरत जनसंख्या को दर्शाता है। इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति कार्यरत होते हैं और देश के विकास में सहयोग करते हैं। तीसरा बताएगा 60 से अधिक। इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने में देश में विकास की गति वृद्धि हो जाती है। देखो 60 वर्ष से उम्र यदि ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो सभी लोग देश के विकास करने में अपना योगदान नहीं देते हैं, इसलिए इस स्थिति में आकर देश के विकास धीमा हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से वृद्धि जनसंख्या होती है। ऐसी जनसंख्या अधिक होने की स्थिति में देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ, पेंशन आदि का खर्चा बढ़ जाता है।
तो ये आप बताओगे बाबू सब के सब क्या है, आयु जनसंख्या। आयु जनसंख्या समझ लिया, मुझे लगता है पूरा समझ लिया। अब आयु लिंग पिरामिड देखो, आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आयु लिंग पिरामिड आपको हम बता दें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए आयु लिंग पिरामिड क्या होता है। हम एक ही बार में बता देते हैं, ध्यान से सुनो। आयु लिंग पिरामिड, आयु मतलब जनसंख्या, पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, आकृति को कहते हैं, आकार को कहते हैं। आयु लिंग पिरामिड लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। तो बताओगे भूगोल की ऐसी शाखा जो लिंग और आयु के जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है उसे हम आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं, भूगोल की ऐसी शाखा जिसमें लिंग और जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के विशेषता को बताता हो उसी को आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। आयु मतलब उम्र, लिंग मतलब स्त्री हो कि पुरुष हो वो वाला। तो उम्र के आधार पर जो लिंग का पिरामिड बनता है, पिरामिड क्या होता है, आकार, किसके आकार, तो लिंग और आयु, लिंग और आयु के आकार का जो विशेषता होता है ना उसी को पिरामिड कहते हैं। तो ये देखोगे आयु लिंग पिरामिड 3 प्रकार के होता है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। एक होता है विस्तारित, एक होता है विस्तारित, एक होता है विस्तारित के बाद क्या लिखेगा, स्थिर, स्थिर, एक होता है कमी होता है, विस्तारित, स्थिर और संकुचित, मतलब यहाँ से कह सकते कमी। 3 प्रकार के आयु लिंग पिरामिड कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। हम क्या वायु लिंग पिरामिड क्या बता रहे हैं, तो वायु लिंग पिरामिड का मतलब होता है ये ऐसी शाखा होता है ना भूगोल का जिसमें उम्र मतलब आयु और लिंग, स्त्री पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन दोनों के बारे में पढ़ाई लिखाई होता है ना आकार के आधार पर, उसी का आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। तो आयु लिंग पिरामिड 3 प्रकार के होता है। एक होता है विस्तार, मतलब जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसे हम विस्तार आयु लिंग पिरामिड बोलते हैं। एक होता है स्थिर, मतलब जब आयु के साथ साथ लिंग, आयु के साथ मतलब लिंग के आधार पर जब आयु मतलब उम्र कम हो जाए। मतलब इतना समझना ना कि ये जो जनसंख्या के बारे में जिस जनसंख्या की विशेषता को दर्शाता है, ये जनसंख्या 3 प्रकार के हो जाता है। आयु लिंग पिरामिड वाला जनसंख्या कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, पहला विस्तार, जब समय के साथ जब जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाए तो ओकरा का विस्तार लिंग पिरामिड कहल जाला। आ जब समय के साथ जनसंख्या एकदम रुक जाए मतलब रुक गई, आगे नहीं बढ़त, तो रुक जाता तो उसे हम स्थिर लिंग पिरामिड कहते हैं। आ जब समय के साथ जनसंख्या में गिरावट आए, मतलब दिन पर दिन लोग मरते जा रहे हैं, कमी आए, तो उसे हम कमी लिंग पिरामिड कहते हैं। बुझा ना, तीनों बुझ लिया। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, तो आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या के विशेषता के बारे में पढ़ा जाता है। तो आयु लिंग पिरामिड वाली जनसंख्या 3 प्रकार के होता है। एगो विस्तार जब बढ़ेगा, एगो स्थिर मतलब रुकेगा, एगो कमी मतलब कम होगा। तो ये 3 प्रकार के होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए आपके पूरा यहाँ लिखा हुआ, देखो पहला विस्तार होती जनसंख्या, पहला हेडिंग कहा, पहला प्रकार विस्तार। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। जन्म दर ज़्यादा होने की वजह से कम आयु में जनसंख्या ज़्यादा होती है और मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से उच्च आयु में जनसंख्या कम होती है। जीवन प्रत्याशा कम होती है और यह पिरामिड अल्प विकसित देशों को दर्शाता है। वर्तमान में ऐसी जनसंख्या रचना नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको की है। बताओ क्या है विस्तारित। विस्तारित में क्या समझेगा, जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रही है, विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसी को कहोगे विस्तारित होती जनसंख्या। दूसरा हेडिंग कौन था, स्थिर जनसंख्या था ना। 3 प्रकार के लिंग पिरामिड था। दूसरा क्या था, स्थिर। स्थिर मतलब क्या हुआ, जनसंख्या लिंग के अनुसार साथ आयु में स्थिर हो जाती है। यह पिरामिड घंटी के आकार का होता है, मतलब इसका आकार जब हम लोग बनाएंगे ना तो घंटी के आकार जैसा हो जाता है। ध्यान से सुनो, ये आकारवा याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। विस्तारित जनसंख्या पूछेगा तो किसके आधार पर बताओगे बाबू, त्रिभुजाकार। स्थिर जनसंख्या वाला पूछा जाता है किसके, घंटी के आधार पर। घंटी ऐसे होता है ना, मंदिर मस्जिद में देखा होगा घंटी है लटकत रहेला, जा कहीं ठोकेला। तो स्थिर जनसंख्या किसके आकार दिखाई देता है, घंटी के जैसा। और विस्तारित होती जनसंख्या किसके आधार पर दिखाई देती है, तो त्रिभुज के आकार। तो स्थिर जनसंख्या में क्या समझेगा, जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या में रुकावट आती है, मतलब रुक जाता है। यह पिरामिड घंटी का आकार होता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग समान होती है, जनसंख्या स्थिर हो जाता है, जीवन प्रत्याशा सामान्य होती है। यह जनसंख्या संरचना ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला तीसरा देखो, हरास मतलब कमी, यहाँ कमी जनसंख्या भी लिख सकते हैं। तो इसका पहला आप देखोगे, इस पिरामिड में संकीर्ण आधार और संडकार होता है, मतलब शंकु का आकार हो जाता है। इसमें आप देखोगे ना बाबू, शंकु के आकार हो जाता है। कमी वाला जो जनसंख्या है ना, कमी वाला कम वाला, वो शंकु का आकार हो जाता है। यहाँ निम्न
मृत्यु दर तथा निम्न जन्म दर दिखता है। इस क्षेत्र में मतलब इन जहाँ क्षेत्रों जिस क्षेत्र में कमी होती है ना जनसंख्या में, उस क्षेत्र में आकार देखोगे ना, आकार तो कैसा होता है, शंकु के आकार, संडवाकार मतलब होता है शंकु के आकार। और उन क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर कम हो जाता है। कम मतलब जन्म तो करते नहीं है, जन्म लड़कन के जन्मावते नहीं है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का मतलब बहुत कम लोग मर रहे हैं, अब बहुत कम जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब जनसंख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। वर्तमान में ऐसी जनसंख्या जापान में है। जापान में देखो ना, जापान एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या बहुत कम से कम बच्चा पैदा करता है। दूसरा बात कि वहाँ इतना बूढ़ा गए वर्ष में फिर भी नहीं मरता है। 130 साल के 130 बरिस, 120 बरिस, 110 बरिस के वहाँ बुढ़ा बूढ़े एकदम योगासन करते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि जापान इतना लंबा समय तक जीवित क्यों रहता है। दूसरा बात कि वहाँ के लड़कियों को देखो, लड़कियों ज़्यादा लिविंग रिलेशन में रहना पसंद करती है। लिविंग रिलेशन का मतलब चलता फिरता, मतलब जैसे लवर होता है ना, उसी प्रकार चलता फिरता जीवन यापन करना चाहती है। वो शादी में विश्वास इंटरेस्ट नहीं रखती है, शादी विवाह नहीं करती है, उसका रीजन होता है। यहाँ देखिए इसका मूल्यांकन वो तो हो गया। तो ये 3 प्रकार के क्या बताया गया बाबू, ये 3 प्रकार के बताओगे, 3 प्रकार के क्या, वायु आयु लिंग पिरामिड 3 प्रकार के होता है, आराम से बता देना। इसके बाद देखो साक्षरता क्या होता है। साक्षरता हम आपको बता दें, साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में सामान्य सरल वाक्य को समझ सके, पढ़ सके, लिख सके, उसे साक्षरता कहते हैं। परीक्षा में कोई भी राइल साक्षरता याद रखना, पूछेगा साक्षरता से आप क्या समझते हैं तो बताओगे, ऐसे व्यक्ति जो अपने दैनिक जीवन में 2 अक्षर पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, वैसे व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं। तो साक्षरता का रेट क्या है, साक्षर मतलब कोई वाक्य लिखा है तो वैसे व्यक्ति जो किसी वाक्य को पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, उस व्यक्ति को साक्षर कहेंगे और इस प्रक्रिया को साक्षरता कहा जाता है। साक्षरता कैसे समझोगे कि हम साक्षर हैं, तो साक्षर के लिए क्राइटेरिया है कि यदि आप 7 साल से ऊपर हो, इसका क्राइटेरिया कितना होनी चाहिए, कितना साल से ऊपर। अब मान लो कब 2 साल का लड़का बा, 2 साल का एकदम फटाफट अंग्रेजी बोलता, फटाफट हिंदी बोलता, लिख लेता है, समझ लेता है, इसका मतलब वो साक्षरता नहीं कहलाएगा। हाँ बात सही है, वो साक्षरता के श्रेणी में आ सकता है, लेकिन भारत सरकार की नज़र में साक्षर नहीं है, क्योंकि भारत सरकार कहता है जो व्यक्ति 7 साल से ऊपर या 7 साल तक है उसी को हम साक्षरता कहेंगे। 7 साल से नीचे है और बहुत ज़्यादा फटाफट अंग्रेजी बोल रहा है, कुछ भी पढ़ लेता है, तो इसका मतलब साक्षरता नहीं कहलाएगा। और दूसरा बात, यदि कोई व्यक्ति 7 साल का हो गया, 7 साल या 7 साल से ऊपर और कुछ बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, तो व्यक्ति असाक्षर कहलाएगा, साक्षर नहीं है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा साक्षरता कम से कम कितने उम्र में होनी चाहिए, तो 7 साल से ऊपर साक्षर लिया जाता है, 7 साल से नीचे नहीं। साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। अधिक साक्षरता दर की अभिप्राय उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति से होता है, जबकि इसका विपरीत निम्न साक्षरता दर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इतना लंबा चौड़ा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, केवल परिभाषा लिख दो और इसका लिख दो, निम्न क्राइटेरिया 7 साल तक होता है। यहाँ देखो लिखा है, भारत के अंदर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो पढ़ सके, लिख सके और अंक गणित परिकलन कर सके। तो ये हुआ साक्षरता, ठीक ना। अब यहाँ देखोगे ना सामाजिक संरचना क्या होता है, समाज में संरचना क्या होता है, तो आपको बता दें समाज में संरचना अलग अलग डिजाइनों से पेश की गई है। सामाजिक संरचना क्या होता है, ध्यान से सुनो। सामाजिक ना लिखा है, व्यवसायिक का मतलब होता है व्यापार करना। तो व्यावसायिक संरचना क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, पशु आदि, द्वितीय क्षेत्र उत्पादन खनन, तृतीय क्षेत्र में सेवा। देखो एक कह रहा व्यवसायिक, ये पाठवा अगले पाठ में, तो चौथा पाठ आओगे ना तो उसमें आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ छोड़ो, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हो, इसमें टाइम लगेगा, हम चौथा पाठ में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र देखोगे ना तो 5वां 6वां 7वां पाठ आराम से बहुत बढ़िया बाकायदे समझाया हुआ है। लिंग अनुपात तो जानबे करता है, लिंग अनुपात शुरू में बोल दिए हैं तो वहीं ये सब बतिया है। तो पूरा बाबू पढ़ लेना अपना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कुछ रिप्लाई देना कि कैसा लग रहा है।